आज की इस गहन चर्चा में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं ना, वो ऊपर से देखने में भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हाँ। मतलब हम साहित्य के एक ऐसे हिस्से को खंगाल रहे हैं जो सालों पहले लिखा गया था, पर कमाल की बात यह है कि उसकी गूंज आज भी हमारे घरों की दीवारों के बीच बहुत साफ सुनाई देती है। एकदम सही कहा आपने। और आज की हमारी चर्चा का केंद्र है कन्नड़ साहित्य की एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी, दही वाली मंगम्मा। जी। और मुझे लगता है चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम किस स्तर के लेखक की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इस कहानी को महान लेखक मास्ती वेंकटेश अयंगार जी ने लिखा है। साहित्य की दुनिया में उन्हें श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 6 जून 1891 को कर्नाटक के कोलार में हुआ था और कन्नड़ साहित्य में उनका काम इतना जबरदस्त रहा है कि साल 1968 में उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु के लिए राइट, हाँ बिल्कुल, सन्ना कथेगुलु, जिसका कन्नड़ में सीधा सा मतलब होता है छोटी कहानियां, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था और आगे चलकर उन्हें साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। क्या बात है। और हमारे सुनने वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं वो नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब कन्नड़ कहानियों से ली गई है जी। और इसका बहुत ही सुंदर हिंदी अनुवाद B.R. नारायण जी ने किया है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ एक गांव की सीधी सादी कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ एक दही बेचने वाली महिला के रोजमर्रा के जीवन के जरिए ना परिवार के अंदर चलने वाली जो राजनीति होती है, पैसों की आजादी की जद्दोजहद, हाँ, और इंसानी दिमाग की उन उलझी हुई परतों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज के इस मॉडर्न जमाने में भी उतनी ही सच है। सही कहा। मुझे तो मतलब ये सोचकर ही हैरानी होती है कि रोज का एक आम सा काम जैसे घर घर जाके दही बेचना, वो कैसे एक गहरे पारिवारिक ड्रामे और पावर स्ट्रगल यानी सत्ता के खेल में बदल सकता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है? देखिए, कहानी की शुरुआत बहुत ही शांत तरीके से होती है। हमारी जो मुख्य किरदार है मंगम्मा, वो वेंकटपुर के पास के एक गांव में रहती है और हर दिन बैंगलोर शहर आकर दही बेचती है। अब इस कहानी में एक कथावाचक हैं जिन्हें मंगम्मा बहुत प्यार और सम्मान से माझी बुलाती है। अच्छा। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मंगम्मा सिर्फ उन्हें दही देकर और पैसे लेकर वहां से निकल नहीं जाती। वो बकायदा माजी के आंगन में आराम से बैठती है, उनके साथ पान सुपारी खाती है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि वो अपनी जिंदगी के छोटे बड़े सुख दुख उनके साथ बांटती है। उसकी बातें बहुत ही घरेलू होती हैं, जैसे कि आज बिल्ली ने दूध पी लिया या चूहे ने कुम्हड़े यानी कद्दू में छेद कर दिया। बिल्कुल। पर ये बड़ा ही दिलचस्प है। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग हमारे घर काम करने या सामान देने आते हैं उनसे एक औपचारिक सा रिश्ता होता है, लेकिन मंगम्मा तो मानो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा ही मान चुकी है। वो ऐसा क्यों करती है? क्या गांव में बात करने के लिए कोई नहीं है उसके पास? यही तो इस कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत और मनोवैज्ञानिक पहलू है। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो मंगम्मा के लिए माजी का घर महज एक ग्राहक का घर नहीं है। तो फिर क्या है? वो उसके लिए एक सेफ स्पेस या सुरक्षित जगह बन चुका है। गांव के अपने घर में जाहो हमेशा एक पारिवारिक तनाव में रहती है, अपनी बहू के साथ होने वाली खटपट के बीच रहती है। सास बहू की खटपट। हाँ, वहीं शहर में माजी के पास आके वो अपने मन का सारा गुबार निकाल सकती है, अपना बोझ हल्का कर सकती है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि इंसान चाहे किसी भी वर्ग या पृष्ठभूमि से हो, उसे अपनी बात कहने के लिए एक हमदर्द सुनने वाले की सख्त जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। और शायद इसीलिए मंगम्मा उन्हें सिर्फ अपनी परेशानियां नहीं बताती, बल्कि जीवन के अनुभव भी बांटती है। वो माजी को सलाह तक देती है कि आदमियों को अपने कंट्रोल में कैसे रखा जाए। हाँ, अच्छे कपड़े और साड़ी ब्लाउज पहनकर कैसे रहा जाए। हाँ, क्योंकि उसका मानना है कि मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। उसकी ये बातें सुनने में भले ही थोड़ी देहाती या पुरानी सोच वाली लगें, लेकिन इनके पीछे उसका एक लंबा जीवन अनुभव छुपा है। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो इस शांत जिंदगी में एकदम से भूचाल ला देता है। सही कहा आपने। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक दिन मंगम्मा बहुत दुखी और रोती हुई माजी के पास पहुंचती है। क्या हुआ था उस दिन? पता चलता है कि उसकी बहू, जिसका नाम नंजम्मा है, उसने किसी छोटी सी बात पर अपने बेटे
यानी मंगम्मा के पोते की बहुत बुरी तरह पिटाई कर दी है। बाप रे। हाँ, और मंगम्मा से अपने पोते का ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में अपनी बहू को डांटते हुए कहती है, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? राक्षसी कहना तो काफी बड़ी बात हो गई। जाहिर है बहू ने भी इसका कोई तीखा ही जवाब दिया होगा। पलटवार तो होना ही था। बहू भी तुरंत जवाब देती है कि बच्चा उसका है और उसे उससे पीटने का पूरा हक है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब मंगम्मा का बेटा घर आता है। अच्छा, ऐसे मामलों में अक्सर उम्मीद की जाती है कि बेटा बीच बचाव करेगा या शायद अपनी माँ का साथ देगा। लेकिन यहाँ बेटा अपनी पत्नी का पक्ष लेता है। ओहो। ये एक बहुत ही साफ पीढ़ीगत संघर्ष का मामला है। बेटा अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है और मंगम्मा को अचानक ही एहसास होता है कि जिस बेटे को उसने जन्म दिया, इतने नाजों से पाला, वो अब उसका नहीं रहा। उसका उस पर से अधिकार खत्म हो गया है। ये तो किसी भी माँ के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अपना घर, अपना ही बेटा, और अचानक आप वहाँ एक बाहरी इंसान की तरह महसूस करने लगे। तो इसके बाद मंगम्मा क्या करती है? क्या वो चुपचाप इस अपमान को सह लेती है? मंगम्मा उन औरतों में से बिल्कुल नहीं है जो चुपचाप बैठकर रोती रहें। वो एक बहुत ही कड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है क्या वो अलग रहेगी, परिवार से अलग। जी। अगले दिन जब वो माधी को मिलती है तो वो पूरे गर्व से बताती है कि उसने अपना खाना अलग पकाना शुरू कर दिया है। वो कहती है कि उसने एक कुटले में रागी और एक कुटले में चावल रख लिए हैं। कुटले यानी वो मिट्टी के बड़े बर्तन जिनमें अनाज रखा जाता है। वही। अब वो अपना खाना खुद पकाती है और खाती है। औरत ये कहती है कि मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी, तो वो असल में अपने आत्मसम्मान को बचाने की एक बड़ी कोशिश कर रही है। बिल्कुल। वो अपने बेटे और बहू को ये कड़ा संदेश दे रही हैं कि वो उन पर निर्भर नहीं है। वो रोज बैंगलोर जाकर दही बेचती हैं, खुद कमाती हैं, इसलिए वो अपनी शर्तों पर जी सकती हैं। एकदम सही। हमारे समाज में जहाँ अक्सर ये मान लिया जाता है कि बुढ़ापे में माता पिता को बच्चों के रहमो करम पर ही जीना है, मंगम्मा का ये कदम उस धारणा को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। उसकी आर्थिक स्वतंत्रता ही उसे ये विद्रोह करने की हिम्मत देती है। और यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। बात सिर्फ अलग खाना पकाने तक नहीं रुकती। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके आगे का हिस्सा। अलग होने के बाद मंगम्मा अपनी दही बेचने की कमाई से पैसे जोड़कर अपने लिए एक मखमल का ब्लाउज बनवाने का फैसला करती है। जी हाँ, ये उस समय के हिसाब से कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि उसकी बहू को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब बहू अपनी सास को इस मखमल के ब्लाउज में देखती है तो वो सीधे सीधे तंज कसती है। वो आस पड़ोस के लोगों के सामने मंगम्मा का मजाक उड़ाती है कि देखो बुढ़ापे में से कैसे कैसे शौक चढ़ रहे हैं। इस बात पर सास और बहू के बीच फिर से एक जबरदस्त और तीखी नोकझोंक होती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये मखमल का ब्लाउज सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा तो नहीं हो सकता। ये जरूर किसी बड़ी चीज का प्रतीक है। हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। जब वो अपने बेटे के साथ रहती थी तो वो पाई पाई जोड़ती थी। उसने अपनी सारी इच्छाओं को कहीं गहरे दबा दिया था। हाँ। लेकिन अब जब वो अलग हो गई है तो वो अपने ही कमाए पैसों से अपनी एक छोटी सी खुशी पूरी कर रही है। ये ब्लाउज एक उम्रदराज महिला की उस दबी हुई इच्छा का प्रतीक है, जहां वो जीवन में शायद पहली बार अपने लिए जीना चाहती है। और बहू का ताना मारना उस रूढ़िवादी सोच को दिखाता है जहां माना जाता है कि बुजुर्ग महिलाओं को केवल त्याग करना चाहिए। एकदम सही। समाज के हिसाब से उन्हें सजने संवरने का कोई हक नहीं है। मंगम्मा का वो ब्लाउज पहनना उस पूरी रूढ़िवादी सोच को एक सीधी चुनौती है। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मंगम्मा की इस मजबूती को देखकर एक अलग ही सम्मान पैदा होता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक अकेली औरत का इस तरह आज़ादी से रहना, पैसे कमाना, किसी नए खतरे को न्योता दे रहा है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और आपका अंदेशा एकदम सच है। मंगम्मा की ये आज़ादी एक नया और डरावना खतरा लेकर आती है। और यही कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, रंगप्पा। रंगप्पा? हाँ, रंगप्पा उसी के गांव का रहने वाला एक आदमी है। वो जुआ खेलता है, आवारागर्द है और उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है। उसे भनक लग जाती है कि मंगम्मा अब अपने बेटे से अलग रहती है और उसके पास पैसे हैं। तो वो क्या करता है? ये तो बहुत टिपिकल गांव के गुंडे वाला किरदार लग रहा है। एक दिन जब मंगम्मा अमराई यानी आम के बाग के पास से गुजर रही होती है तो रंगप्पा उसे रास्ते में रोक लेता है। बाप रे। वो शुरुआत में उससे कर्ज मांगने का नाटक करता है, लेकिन जब मंगम्मा साफ मना कर देती है तो वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण पल है कहानी में। ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तो सूनी जगह, ऊपर से एक ऐसा आदमी जो कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल।
ये घटना समाज में एक अकेली और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला की असुरक्षा को कितनी बेरहमी से सामने लाती है। जैसे ही रंगप्पा जैसे लोगों को पता चलता है कि एक औरत अकेली है, वे उसे आसान शिकार समझने लगते हैं। मंगम्मा कैसे बचती है वहां से? मंगम्मा डटकर सामना करती हैं। वो किसी तरह वहां से अपना बचाव करके निकल भागती है। बाहर से वो भले ही मजबूत दिखती हो, लेकिन ये घटना उसे अंदर तक डरा देती है। जाहिर सी बात है। वो घबराई हुई माँ जी के पास पहुंचती है और उन्हें सब बताती है। वो मानती है कि अगर वो वहां से तुरंत भागती नहीं तो वो आदमी कुछ भी कर सकता था। ये डर बहुत कुछ बयां करता है। वो कितनी भी आत्मनिर्भर क्यों न हो जाए, उसने अपना खाना अलग कर लिया, अपने लिए मखमल का ब्लाउज सिलवा लिया, लेकिन बाहर की दुनिया में एक अकेली औरत होने की भारी कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। और उसे इस बात का गहरा एहसास होता है कि बिना परिवार के समर्थन के इस समाज में अपनी रक्षा करना कितना मुश्किल है। तो अब क्या होता है? दोनों तरफ ईगो की दीवार है, बहू तो वैसे भी उसे ताने मारती है, सुलह कैसे होती है? यहीं से कहानी अपनी अंतिम मंजिल की तरफ बढ़ती है। बहू नंजम्मा को किसी तरह इस बात की भनक लग जाती है कि रंगप्पा उसकी सास के पैसों पर नजर गड़ाए बैठा है। अच्छा। अब यहाँ बहू जो चाल चलती है वो बड़ी दिलचस्प है। वो सीधे जाकर सास से माफी नहीं मांगती। इसके बजाय वो अपने छोटे बेटे का इस्तेमाल करती है। उसी पोते का जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल, वो उसे अपनी दादी के पास भेज देती है। ये तो बहुत ही कूटनीति वाला कदम है। वो एक छोटे से बच्चे को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। हाँ, बच्चा दादी के पास जाता है, उनके साथ रात में सोने की जिद करता है। अब आप ही सोचिए, मंगम्मा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसका पोता। तो अंततः बेटा और बहू माफी मांगते हैं और मंगम्मा वापस उनके साथ रहने लगती है। जी हाँ, लेकिन बहू कोई पारंपरिक खलनायिका नहीं है, बल्कि एक बेहद व्यवहारिक महिला है। माँ जी से बातचीत में बहू ये स्वीकार करती है कि वो सास का पैसा किसी बाहरी व्यक्ति यानी रंगप्पा के हाथों में जाने नहीं दे सकती थी। ये दर्शाता है कि परिवार में अधिकार और संपत्ति को बचाने के लिए कूटनीति कैसे काम करती है। बिल्कुल। और घर वापस आने के बाद बहू बहुत ही होशियारी से दही बेचने का काम भी अपने हाथ में ले लेती है। वाह! तो उसने बहुत ही प्यार से सत्ता अपने हाथ में ले ली। जी। तो इस सब का क्या अर्थ निकलता है? अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट है कि ये कहानी सिर्फ सास बहू के झगड़े की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। बल्कि ये अधिकारों की लड़ाई, आर्थिक नियंत्रण और रिश्तों की जटिलता का एक शानदार दस्तावेज है। ये हम सबके जीवन से भी मेल खाती है, क्योंकि सत्ता का ये संघर्ष, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस हो या हमारा घर, हर जगह एक जैसा ही होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रोताओं, इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही गहरा विचार आपके सामने रखना चाहूंगी। कथावाचक माँ जी ने कहानी के अंत में इस पारिवारिक स्थिति की तुलना एक मगरमच्छ द्वारा पानी में बच्चे का पांव खींचने और माँ द्वारा उसे ऊपर से बचाने की स्थिति से की है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि परिवारों में नियंत्रण और स्नेह की इस शाश्वत रस्साकशी में क्या कभी कोई सच में जीतता है, या हम बस सत्ता की ये डोर चुपचाप अगली पीढ़ी के हाथों में सौंप देते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।